वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अनुच्छेद 370। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त थी। क्लियर? क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर नामक राज्य को क्या किया गया है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। क्लियर? अब जम्मू कश्मीर नाम का कोई राज्य नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, राज्यों का संघ। याद रखिएगा, भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। राष्ट्रपति को, संसद को, संबद्ध राज्य के विधानमंडल को, संबद्ध राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, संसद को। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में यहाँ पर किन 3 राज्यों ने होगा यहाँ पर भारत में शामिल होना विलंबित किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 कौन कौन राज्य थे जो भारत में विलय होने में विलंब किया। क्लियर? या भारत में शामिल होने में विलंब किया। ऑप्शन दिया गया है जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर एवं ट्रावनकोर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। क्लियर? ये तीनों राज्य भारत में शामिल होने में विलंब किया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। 1947, 1953, 1956 या 1966। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1956। याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। 1950, 1952, 1956 या 1959। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1956। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। 24-8 यानी कि 24 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश,
28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कराईकल, माहे, यानाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया यानी कि दिया। क्लियर, 1952, 1954, 1955, 1958। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 1954। 1954 ईस्वी में कराईकल, माहे, यानाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को सौंपा। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया यानी कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया? 1971 में, 1972 में, 1974 में या 1975 में। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा 1975 में। याद रखिएगा सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बना था। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों, मतलब कि एकल और दोहरी दोनों नागरिकता, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला एकल नागरिकता। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला भारतीय नागरिकों को 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर, याद रखिएगा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला 6। याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66 कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 कि मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा उच्चतम न्यायालय। क्लियर, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक कहलाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है ये 68 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 10 प्रकार के, 8 प्रकार के, 6 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 6 प्रकार के। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब क्या है? तो मौलिक अधिकार है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70
क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कारखानों में अथवा खानों में काम पर नहीं रखा जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71 कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या परमादेश। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला बंदी, प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 73 संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा कानूनी अधिकार है। क्लियर। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो कानूनी अधिकार है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74 संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने में, यानी यहाँ पर करने के दिया गया है, यहाँ पर करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना या फिर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्या होगा? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। याद रखिएगा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका मूल उद्देश्य है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अप्रेषता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ये जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है, बाकी अप्रेषता का अंत, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये तीनों मूल अधिकार में शामिल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76 काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा अनुच्छेद 41। याद रखिएगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है या रखा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 2। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहीं पर अगर सदन को छोड़ करके अंग लिखा जाता तब हो जाता 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर सदन पूछा जा रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा होगा, जिसमें लोकसभा निम्न सदन होगा और राज्यसभा उच्च सदन होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78 संसद का अस्थाई सदन है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन है। क्लियर। याद रखिएगा राज्यसभा क्या है? तो अस्थाई सदन, इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। उच्च सदन किसको बोला जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79
संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। संसद में बजट सत्र भी चलता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक में, या वित्त विधेयक, या साधारण विधेयक, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के समय। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। और अगर पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तब आंसर होगा राष्ट्रपति। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, राष्ट्रपति। क्लियर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 5 वर्ष के लिए। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा और चौथा दोनों। क्लियर। क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है और राष्ट्रपति का भी। क्लियर। एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो राष्ट्रपति रहेगा या उपराष्ट्रपति रहेगा। क्लियर। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों करके, तो उस पर टिक करिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90,
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति के समक्ष, महान्यायवादी के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो शपथ लेते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, या फिर प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत के महान्यायवादी को? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93 कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और ये अपना कार्यकाल जो है 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए थे। क्लियर। इनका जो है कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। क्लियर। किनका? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, राष्ट्रपति को। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 14। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल जो है 14 सदस्य को मनोनीत करते हैं। क्लियर। जिसमें लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा से कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं तो 2। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं तो आंसर होगा 12। क्लियर। यहाँ पर कुल पूछा जा रहा है इसीलिए 14 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 98। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में या कभी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कभी नहीं। भारत में अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। क्लियर। तो इसीलिए इसका आंसर होगा चौथा, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, धन विधेयक।
राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही लोकसभा में, मतलब कि लोकसभा में रखा जाता है। क्लियर? तो इसीलिए इसको राष्ट्रपति पहले ही सहमति दे चुका होता है, इसीलिए वो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति निम्न में किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची व संघ सूची, या राज्य सूची, संघ सूची व समवर्ती सूची? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, संघ सूची और समवर्ती सूची। राष्ट्रपति संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 101, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजी बालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, BS रमा देवी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, BS रमा देवी। क्लियर? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 547, 552? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बाड़मेर जो कि राजस्थान में है, कच्छ जो कि गुजरात में है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर। क्या होगा? लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 104, केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या कैबिनेट सचिव? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, सरदार पटेल। याद रखिएगा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री जो प्रथम थे वो सरदार पटेल थे। क्लियर? जिसे लौह पुरुष भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 106, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित यानी रखा जाएगा तो उसको वो लोकसभा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जब कोई विधेयक जाता है तो उसे धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा 106 नंबर क्वेश्चन का चौथा, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, या विधि विभाग का महासचिव? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, एडवोकेट जनरल। क्या होगा? एडवोकेट जनरल। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 109, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति?
तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, इससे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हैं उनसे परामर्श लेकर के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1916, 1917, 1918 या 1921। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला 1916। याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।